अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकातों पर पार्टी रहनुमाओं के आपसी इख्तलाफात अभी हल हुए नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल बिल को लेकर पार्टी में कोई इधर तो कोई उधर जा रहा है। जहां पीटीआई की सूबाई हुकूमत और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर इस बिल को वक्त की अहम ज़रूरत कह रहे हैं, इसको डिफेंड कर रहे हैं, वहीं पार्टी के कई सीनियर रहनुमा हत्ता कि इमरान खान की बहन अलीमा खान कह रही हैं कि इसको होल्ड किया जाए। नए बिल में लाइसेंस जारी करने का तरीक़ाकार नाजरीन इसको बदलने की तजवीज़ दी गई है। पहले कानकुनी के ठेके का लाइसेंस महकमा मादनियात जारी करता था, लेकिन अब इस मकसद के लिए एक नई मिनरल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन अथॉरिटी बनाई जाएगी जो वफाक को ऑन बोर्ड लेगी और उसके बाद सारे फैसले होंगे। केपी हुकूमत ने मादनी वसाइल पर माइंस एंड मिनरल बिल तरमीमी बिल 2025 काबीना से मंजूरी के बाद 4 अप्रैल को सूबाई असम्बली में पेश किया था, लेकिन अपोजिशन के साथ पीटीआई के कई अरकान भी इस बिल के खिलाफ मैदान में आए और इस पर तनकीद कर रहे हैं। गंडापुर हुकूमत पर यह एलिगेशन लगाया जा रहा है कि वो सूबे के मादनियात के कीमती ख़जाने को वफाक के हवाले करने का मंसूबा बना रही है, बल्कि यहाँ तक पीटीआई के अपने लोग कह रहे हैं कि ये सब कुछ केपी के हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर और इन अदर वर्ड्स फौज के कहने पर कर रहे हैं। ये पीटीआई के लोग कह रहे हैं। पीटीआई के जो लोग बाहर बैठे हुए हैं वो वीलॉग्स इस पर कर रहे हैं, जिसको लेकर तनाज़े में शिद्दत उस वक्त आई जब 3 दिन पहले इमरान खान की बहन अलीमा खान ने इस कानून साजी को रोकने का मुतालबा किया और कहा कि इमरान खान की रिहाई तक इस बिल को मंजूर ना किया जाए। अलीमा खान इस बिल को इमरान खान की रिहाई से मशरूत कर रही हैं, तो दूसरी तरफ वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर इस बिल की मुखालिफत करने वालों को वो माफिया का नाम दे रहे हैं। एक्ट के अंदर एक अमेंडमेंट्स है जो हमने प्रपोज की हैं, इसमें किसी तरह का भी सूबे का इख्तियार जो है वो किसी को नहीं दिया जा रहा। लेकिन मुझे निहायत अफसोस है कि इस तरह की शायद मेरे बुग़्ज़ में इस तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। मेरे ख्याल में ये कोई माफिया है जो चाहता है कि रिफॉर्म्स ना हो और पहले वाले हालात और जिस तरह चल रहे थे तो अच्छे इक़दाम के रास्ते में रुकावट डालने के लिए ये झूठे प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब की वजाहत के बाद पीटीआई की सूबाई लीडरशिप जिसमें आतिफ खान और शकील खान वो ये कहते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद मादनी वसाइल और कानकुनी सिर्फ सूबे का एक सब्जेक्ट है, इसमें वफाक को इख्तियार देना ये दुरुस्त है, ना ही आने वाली नस्लें हमें कभी माफ़ करेंगी। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम को सुने तो ऐसा लगता है कि जैसे सूबाई हुकूमत ये कानून साजी वफाक के प्रेशर में आकर करने जा रही है। अब ये हुक्म कौन दे रहा है, इस पर बड़े सवालात उठ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि माइंस एंड मिनरल बिल को लेकर पीटीआई के अंदर इतनी रिफ्ट क्यों है, इतने मुख्तलिफ सोच क्यों है। आज ये भी खबर आई कि पार्टी की सियासी कमेटी ने इस बिल की मंजूरी इमरान खान से मुशावरत से मशरूत कर दी है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या इतना अहम बिल पार्टी क़यादत से मुशावरत और इमरान खान को एतमाद में लिए बगैर पेश किया गया है। नाज़रीन, ये तनाज़ा ऐसे वक्त में सामने आ रहा है जब तहरीके इंसाफ के अंदर पहले ही बड़े तनाज़ात हैं, पार्टी के अंदर आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इमरान खान से मुख्तलिफ रहनुमाओं की मुलाकातों को लेकर एक भूचाल आया हुआ पार्टी के अंदर, आपसी इख्तलाफात हैं। एक तरफ इमरान खान से फैमिली को मुलाकात वाले दिन नहीं मिलने दिया जाता, तो दूसरी तरफ पार्टी के कुछ रहनुमाओं की आसानी के साथ मुलाकात करवा दी जाती है। सलमान अकरम राजा जेल हुकाम को मुलाकातियों की लिस्ट देते हैं, मगर अंदर मिलने के लिए किसी और को भेज दिया जाता है। लिस्ट में नाम ना होने के बावजूद जब दो रोज़ पहले बैरिस्टर अली ज़फ़र और पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की इमरान खान से मुलाकात कराई गई, तो उस पर सलमान अकरम राजा ने सवाल उठाए, जिस पर बैरिस्टर गौहर का ये रिएक्शन आया कि इमरान खान के बाद पार्टी के फैसले करने का इख्तियार मेरे पास है, मैं पार्टी चेयरमैन हूँ, मुझे किसी को वजाहत देने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह ईद के फौरी बाद आज़म सवाती और अली अमीन गंडापुर की इमरान खान से मुलाकात भी अभी तक ज़ाहिर उस पर बहस हो रही है, जिसके बाद जो है कहा जा रहा है कि इमरान खान ने इन पार्टी रहनुमाओं को इस्टेब्लिशमेंट से मामलात ठीक करने का टास्क दिया है। आज़म सवाती तो वो तो ये प्रोग्राम में बात कर भी चुके हैं कि इमरान खान ने उनको ये टास्क दिया है कि इस्टेब्लिशमेंट से बात की जाए और वो बकौल उनके बुत को वो अहम रहनुमाओं से कुछ अहम शख्सियात से मुलाकातें करने जा रहे हैं। इन तमाम इशूज़ पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वफाकी वज़ीर जो ख़ुद भी अपने आप को कहते हैं कि वो तो पीटीआई का हिस्सा हैं। वो अलग बात है कि पीटीआई नहीं मानती है, ये भी एक हम कह सकते हैं कि एक रिफ्ट है जो पुराने लोगों को मौजूदा पीटीआई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। खैर, फवाद चौधरी साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आपका।
फवाद चौधरी साहब, सबसे पहले मुलाकातों को लेकर ये क्या भौंचाल आया हुआ है? ये जो मुलाकातें हो रही हैं, जो लिस्ट दी जाती है बकौल सलमान अकरम राजा साहब के, उस लिस्ट में जिनके नाम नहीं है उनको मुलाकातों की इजाज़त मिल रही है, तो क्या ये वाकई इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात, बातचीत, या उधर से ही कहीं से नाम आ रहे हैं और वो लोग जा रहे हैं मुलाकातें करने? देखिए शादिया, सबसे पहली बात तो ये है कि पार्टी जो है इसके ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ इस वक्त एक बहुत सख्त दौर से गुजर रही है, जहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत बिल्कुल तहरीक इंसाफ को कोई स्पेस देने के हक में नहीं है। लिहाजा वो हर वो काम करते हैं जिससे कि पार्टी कमजोर हो, और इस पे सोने पे सुहागा ये हो गया है कि तहरीक इंसाफ को एक ऐसी लीडरशिप के हवाले कर दिया गया है जो बिल्कुल एक खिलंडरे बच्चे हैं, जिनको कोई समझ नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। सलमान राजा साहब की जो मुझे आप बताइए, आपने 3 दफा अपने इंट्रो में कहा कि वो लिस्ट देते हैं, उनको क्या हक है लिस्ट देने का? देखिए, कोई पार्टी के अंदर कोई कमेटी होगी, कोई पॉलिटिकल कमेटी है, कोई कोर कमेटी है जो लिस्ट बनाएगी, जो देगी, ये लोग मिलेंगे। सलमान राजा तो खुद अजनबी हैं, वो तो जानते ही नहीं किसी को तहरीक इंसाफ में उनको कोई नहीं जानता। तो वो किस हैसियत से लिस्ट दे सकते हैं? फिर उन्होंने जो बयान दे दिया अदालत के अंदर और कह दिया कि जी ये कोई बंदा बात नहीं करेगा बाहर, इमरान खान की बात पहुंचाई नहीं जाएगी। देखिए ना, इमरान खान से मुलाकात और क्या आपने वहां पे करना, क्या अपनी जाती PR के लिए करनी है तो अलग बात है, अदरवाइज तो जाहिर है इमरान खान से मुलाकात का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि उनका पैगाम जो है वो उनके चाहने वालों तक, PTI के वोटरों तक पहुंचे। आपने वो वैसे ही रोक दिया अदालत में कमिटमेंट करके। तो सलमान राजा ने तो पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया है, और ये वो होते कौन है ये कहने वाले कि मैं लिस्ट दूंगा और मेरी लिस्ट के अलावा कोई और जो है वो नहीं जाएगा। और 25 तारीख को कहते, जैसे गौहर ने कहा कि जब उनको नहीं रोका गया तो बहनों को रोका गया तो वो खुद चले गए, और इस दफा जब रोका गया तो वो बहुत ही नाराज है। तो वो एक इस तरह समझ रहे हैं जैसे वो रेजिमेंट चला रहे हैं। अगर ऐसी शख्सियात पार्टी को नुकसान पहुंचा रही हैं फवाद, तो बैरिस्टर गौहर जाते हैं मिलने के लिए, अली जफर साहब मिलने के लिए जाते हैं, गंडापुर साहब मिलने के लिए जाते हैं, तो फिर तो सारी सिचुएशन इमरान खान साहब के नॉलेज में आती होगी ना कि बाहर कौन क्या कर रहा है। तो फिर तो इमरान खान साहब की तरफ से वाज़ेह डायरेक्शंस आ जाती कि कौन होते हैं सलमान अकरम राजा साहब, वो कौन होते हैं, पार्टी के रहनुमा कौन मिलेगा, किसकी लिस्ट देनी है, किसको भेजना है, किसको नहीं भेजना, ये सारी डायरेक्शंस अंदर से आती हैं। तो बाहर हर कोई सीना चौड़ा करके कहता है भी मैं ये लिस्ट दूंगा, मैं डिसाइड करूंगा, मैं ये कहूंगा तो इमरान खान के बयानात चलेंगे नहीं चलेंगे। तो ये क्या हो क्या रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन? नहीं शाजिया, कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं आती है। मैंने खुद जब खान साहब से जब भी मेरी मुलाकात हुई है तो मैंने ये देखा है कि वो जो बात करते हैं बाहर तो बिल्कुल मुख्तलिफ बात होती है। मसलन इमरान खान ने कहा कि अडयाला के बाहर जो है वो कैंप लगाना चाहिए, लेकिन आपने देखा कि सलमान अकरम राजा ने तो वो बात की ही नहीं बाहर आके। और इसी तरीके से जो भी मैसेज इमरान खान का है वो अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ के आगे जो है वो दिया जाता है। और ये भी उसी मामले में है कि हर शख्स यहाँ पे अपनी चौधराहट के लिए, और आज भी आप देखें कि PTI में कोहेरेंसी नहीं है। मतलब आज सुप्रीम कोर्ट के जिस जज साहब की तकर्री के लिए अली जफर और गौहर ने वोट दे दिया, मैं हैरान हूं कि PTI उस प्रोसेस का हिस्सा कैसे बनी है। सो हर आदमी अपनी PR के लिए लगा हुआ है। एक साहब जो है वो बाहर चले गए, 2 महीने उन्होंने फंडिंग की, वापस आके बेटे की शादी कर दी। सो यहाँ पे फंडिंग के ऊपर जो है वो लोग जो है वो कर रहे हैं, या अपना जो है वो पर्सनल PR में लग रहे हैं। तो पार्टी तो तबाह बर्बाद हो गई है, और हम जैसे लोग जो इस पार्टी को बनाने वाले लोगों में शामिल हैं, जो इस पार्टी को इस अरूज पे पहुंचाने में जिनका जो है वो किरदार है, वो शदीद परेशान है, और जो वर्कर है वो शदीद परेशान है। और इसीलिए इमरान खान से जो मुलाकातें हैं जो हमारी हो रही थी केस में, वो भी रोक दी गई हैं ताकि हम इमरान खान से वो बात ना कर सकें, इमरान खान को हकीकत ना पता चल सके। और इस तरह, और देखिए हुकूमत को फायदा है ना इस बात का, एक क्रॉस है बाहर, लेकिन ये आर्जी है। जिस दिन इमरान खान की बात आएगी, बाहर आएगी, लोग तो इमरान खान के साथ है ना, पार्टी तो ऐसा वैसे एग्जिस्ट नहीं करती। तो अब आजम सवाती साहब की जो बातें हैं वो आपने भी सुनी। अभी कल उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान ने बिल्कुल मुझे ये टास्क दिया है कि मैं बात करूं, इस्टेब्लिशमेंट से बात करूं, बुध को एक अहम शख्सियत से मुझे मिलना है,
दूसरी तरफ अभी एक शेख वकास अकरम साहब टीवी पर थे, वो कह रहे थे कि नहीं, हम उनका एहतराम ज़रूर करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट से बात करने का इमरान खान ने किसी को टास्क नहीं दिया। तो अब आज़म सवाती साहब की बातों पर भी, उनकी बात पे यकीन करें, शेख वकास अकरम की बातों पर यकीन करें, ये क्या हो क्या रहा है? देखिए, दोनों की बातों पे यकीन ना करें। शेख वकास को तो ज़ाहिर पता ही नहीं है, वो तो आपके सामने ही है कि मेरा ख्याल है कि इलेक्शनों से पहले तो वो तो कभी तशरीफ ही नहीं लाए। आखिरी दफा जब वो अरेस्ट हुए थी यहाँ पे, जब वो चले गए थे एक दिन के लिए, उनको उनके जो लॉज था वहां पे उनको अरेस्ट में रखा गया था, एक फॉर्मल सी अरेस्ट में। उसके बाद वो तो कभी पंजाब में और तशरीफ ही नहीं लाए, तो उनको क्या पता पाकिस्तान में क्या हो रहा है। वो पता नहीं पेशावर में है, कंधार में है, उनका तो ये भी नहीं हमें पता कि वो, क्योंकि आपके सामने ही है, आप भी जब उन्हें प्रोग्राम पे लेती हैं तो वो तो कुछ जूम वगैरह के ऊपर ही आते हैं। आई डोंट थिंक सो वो फिजिकली किसी प्रोग्राम में आए भी हों कभी। तो उनको तो पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। और ये भी एक बड़ा अलमिया है कि जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है वो इतना डिस्कनेक्ट है पार्टी से और लोगों से। और दूसरी तरफ जो आजम सवाती साहब हैं, वो जाहिर है बड़े बुजुर्ग हैं, मुझे बहुत उनका एहतराम है, लेकिन देखिए वो अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। इमरान खान ने जब बात करनी होगी वो और लोग होंगे, और मेरी नजर में इस वक्त अगर जो कोई बात जो होगी, ये जो अमेरिकन का एक आके मिला है वफद, जो आला सतह के ऊपर इज्जत भी मिला है, और इस तरह के जो लोग हैं जो नॉन कंट्रोवर्शियल हैं, जिनका कद है, वो यकीनन कोई रोल इसमें प्ले कर सकते हैं। बाकी इस मौजूदा पार्टी में कोई लोग ऐसे नहीं है, सच्ची बात है, कि जिनसे कोई बात करने की जरूरत महसूस करेगा। लिहाजा पार्टी को इन्होंने बिल्कुल मजाक बना के रख दिया है। किसी को कोई समझ नहीं आ रही क्या करना है क्या नहीं करना। मेरा ख्याल है इमरान खान को बहुत ये चीज को रियलाइज करना चाहिए। असल प्रॉब्लम है ना शाजिया, वो ये है कि जो अलीमा बीबी और अली अमीन के इख्तलाफात हैं, उन्होंने पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया है। क्योंकि असल चीज ये नहीं है, क्योंकि देखिए ना, सलमान राजा हो गए, वकास हैं, गौहर हैं, शिबली फराज वगैरह, इनकी कोई हैसियत उस तरह से सियासी हैसियत नहीं है। असल जो इस वक्त वर्कर है वो अलीमा बीबी के साथ जुड़ता है और फैमिली के साथ जुड़ता है, और अली अमीन की एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव पोजीशन। तो इन दोनों के जो इख्तलाफात हैं, उन्होंने पार्टी को बड़ा ज्यादा नुकसान। अगर ये इकट्ठे हो जाएं और अपने इख्तलाफात को कैसे इकट्ठे हो जाए? एक माइंस एंड मिनरल बिल है, अलीमा बीबी कहती हैं कि आप इसको होल्ड कर दें, इमरान खान की रिहाई होने दें, आप फिर देखेंगे कि इमरान खान पहले पढ़ लें, समझ लें कि है क्या, फिर इसको देखेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि बाहर जो एक माफिया सरगर्म है जो इसके खिलाफ काम कर रहा है, जो समझता है कि मैं इस जो है ना किसी के कहने पर ये सब कुछ कर रहा हूँ, तो कैसे एक हो जाएं जब एक बिल पर ही दोनों इकट्ठे नहीं है? तो दोनों को थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है ना। अगर मुलाकात कर लें, अली अमीन उनको ब्रीफ कर दें कि ये बिल है और उसके ऊपर वो बात कर लें, तो एक चीज बेहतर हो जाएगी। मेरी नजर में इमरान खान की देखिए रिहाई की आखिरी सीरियस एफर्ट जो है वो बुशरा बीबी ने की थी, उनके बाद कोई एफर्ट जो है हमें नजर नहीं आ रही। और इसी लोग जुड़ते हैं उनकी फैमिली के साथ। अभी आपने देखा कि जब वो, अगरचे को लोग ज्यादा नहीं थे, ये जो अडयाला जेल के बाहर जब अलीमा बीबी ने गिरफ्तारी थी, लेकिन पूरे पाकिस्तान के अंदर वो एक इवेंट था जो डिस्कस हुआ, क्योंकि लोग जो हैं वो इमरान खान की बहनों के साथ, उनकी फैमिली के साथ जुड़ते हैं। और इसी तरह से अली अमीन की एक एग्जीक्यूटिव पोजीशन है, लोग उनके साथ जुड़ते हैं। तो जब तक ये अलीमा बीबी और अपना अली अमीन अपने मसाइल हल नहीं करते और एक स्ट्रेटजी मिलके नहीं बनाते, मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ को बहुत शदीद इस वक्त चैलेंजेस का सामना है। और इमरान खान को अपनी लीडरशिप को, मैं तो उनको पहले मिला था, मैंने उन्हें कहा था, मैंने तो 3 महीने पहले ये बातें कही थी जो अब हो रही हैं। मैंने तो कहा था कि ये नहीं संभाल सकते सलमान राजा को। जो लोग आप तो खुद लाहौर में हैं, आप किसी से पूछिए, वो तो जिमखाना में गोल्फ भी अकेले ही खेलते हैं। उन्होंने जिंदगी में वो दूसरे आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो कैसे पार्टी चलाएंगे? और इसी तरीके से जो शिबली फरार, ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक है, 13 एमएलए और सेनेटर्स की आपने जाके इमरान खान को लिस्ट दे दी कि ये सारे गद्दार है और इनको निकाले। वो लोग क्या करेंगे? जाहिर है वो रिएक्ट करेंगे, उससे आपको फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें जो है शुरू हो गई। सो बेसिकली अगर आपने लगता ये है कि हर कोई अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, हर कोई अपने सर्वाइवल के लिए, पार्टी में सर्वाइवल के लिए, सर्वाइवल नहीं जी, जिंदा रहने के लिए। सर्वाइवल नहीं, हाँ, ये लोग
ये लोग अपनी चौधराहट की जंग लड़ रहे हैं। मैं चौधराहट। हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। इनकी देखे ना सर्वाइवल, इन बेचारों ने क्या सर्वाइव करना है। जिस दिन इमरान खान बाहर आएंगे ये सारे फारिग हैं। इनकी तो चौधराहट का मसला खत्म नहीं हो रहा कि इमरान खान को मिलवाऊंगा तो जो नाम मैं दूंगा उसके अलावा कोई नहीं जाएगा। जो गया तो वो गद्दार है पार्टी का। मैं ही जाऊंगा, मैं ही पॉलिसी बताऊंगा, मैं और मैं के बाद वो खत्म हो जाता है। नॉट नोइंग द फैक्ट कि आपका कद ही नहीं है। आपके देखिए वो जो अलायंस था, ग्रैंड नेशनल अलायंस, जो मैंने खान साहब को कन्विंस किया कि बनना चाहिए, मैं मौलाना साहब से मिला, शाहिद खान साहब से मिला, इन लोगों को मिला, कन्विंस किया। अब उसके बाद आप देखें कि वो खत्म ही हो गया है। अब नाउ देयर इज नो, आपको भी पता है कि इमरान खान के मसाइल, हम इस्टेब्लिशमेंट का नाम तो इस्तेमाल करते हैं, हम डायरेक्टली अगर ये बात कर लेंगे से बात किए बगैर उनके मसाइल कम नहीं होंगे, पार्टी के मसाइल कम नहीं होंगे। आप केसेस देखें, आप केसेस कितने उनके ऊपर बने हुए हैं। अब अदालती रिलीफ मिलना तो बड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि इस अदालती सिस्टम पर इसी पार्टी का कोई एतमाद नहीं है। ठीक है, तो अब कोई डील की शक्ल ही हो सकती है ना, तो डील इमरान खान करने को तैयार नहीं है। माजी में हमारे सियासतदान डील करते रहे हैं ना, और हमारा सियासी सिस्टम चलता रहा है, तो हमारे यहाँ डील को इतना नेगेटिव क्यों देखा जाता है? इस तरह नहीं होगा ना शादी। देखो, एक चीज है डील और एक चीज है एंगेजमेंट। देखिए ना, इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट में और इमरान खान में एक ही मुज़ाकरात होने हैं, और वो मुज़ाकरात ये हैं कि आपने नए इलेक्शन कब कराने हैं। देखिए, जो ऑफर है ना इमरान खान को बाहर जाने की, या इमरान खान को बनीगाला जाने की, या केपी जाने की, वो तो आपको, मुझे हर एक को पता है ना, वो तो महीनों से टेबल पे है। इमरान खान वो नहीं ले रहे। असल चीज तो ये है कि आपने इलेक्शन कब कराने हैं। इलेक्शन एस्टैब्लिशमेंट कहेगी 2.5 साल में करा दें, इमरान खान कहेंगे 6 महीने में करा दें, और ये दरमियान की जो मुद्दत है ये आपके मुज़ाकरात है या एंगेजमेंट है। तो इस पे तो एंगेजमेंट ही होनी है ना। और देखिए, पीटीआई जो है वो कोई बीएलए या वो तो ये टीटीपी तो नहीं है ना कि बंदूकें लेके पहाड़ों पे चढ़ जाएगी। इनकी कैपेसिटी, हमारे तो कैपेसिटी नहीं है। हमें तो आप स्पेस देंगे पॉलिटिक्स की तो हम पॉलिटिक्स कर पाएंगे, नहीं देंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। जो हम नहीं कर पा रहे, अभी बैठे हुए हैं सारे नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, लेकिन एक और जो बदएतमादी है ना, उसको भी खत्म करने की जरूरत है। जो भी मौजूदा लीडरशिप है, इमरान खान की तरफ से मैसेज लेके आए, पार्टी के मैसेज दे, जो मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, कि जो बदले की सियासत होती है ना, अदले बदले की सियासत, कि इनकी इस पार्टी नून लीग में खौफ है, पीपल्स पार्टी में खौफ है, इमरान खान बाहर आएगा तो जो है ना जेलें भर जाएंगी, लोग जेलों में डाल देंगे। तो ये एक तसल्ली देने की ज़रूरत है, इत्मीनान में रखने की ज़रूरत है कि बदले की सियासत इमरान खान ने नहीं करनी है। बावजूद इसके कि अलीमा बीबी ने नवंबर में, अलीमा बीबी कह रही हूँ, बुशरा बीबी ने ये यकीन दहानी करवाई है, लेकिन ये यकीन आया नहीं है नून लीगियों को। राना सनाउल्लाह साहब तो आज तक ये बात करते हैं कि इमरान खान आएगा तो हम सब अंदर जाएंगे। नहीं, देखिए चलिए, बात यह है, इसके लिए टेम्परेचर तो पहले नीचे लाए ना। मैं यही तो बार बार बात कर रहा हूँ कि मुज़ाकरात तो तब होने हैं जब कोई टेम्परेचरों को बात करने का माहौल। तो अगर मैं आपकी शक्ल ही नहीं देख सकता तो मुज़ाकरात कैसे होने? देखिए, मसला ये है, मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान में तलखियां बहुत हैं। आपने 40-45 हजार लोग आपने गिरफ्तार किए हैं पंजाब में खाली। आपने 1,00,000-1.25 लाख छापा मारा है। ये 60-70-80 लाख बंदा जो है ये बड़ा बेटर है, ये माफ नहीं करेगा। इसलिए इम्पोर्टेंट ये है एस्टैब्लिशमेंट में और हुकूमत की तरफ से हीलिंग टच आना चाहिए, और हमें कंक्लूजन जो है वो ऐसा होना चाहिए कि जिससे लोगों को गुस्सा थोड़ा ठंडा हो। सदा बादशाही अल्लाह की है। देखिए, सदा कोई नहीं हुकूमत में रहता, जो भी आता है। देखिए, मैं आप, हमें ये एडवांटेज है थोड़ा सा कि हम सालों से हम लोग पॉलिटिकल तज्जिया करते हैं, हम लोग रोज रात को बैठते हैं, देखते हैं आज क्या हुआ। आपके सामने है, जो बंदा भी पाकिस्तान में आता है वो जाने के लिए नहीं आता, उसका ख्याल होता है मैंने सारी उम्र ही रहना है। ये 5 साल हो जाएंगे, फिर अगले भी मैं 5 ले लूंगा, फिर उससे अगले 5 ले लूंगा। लेकिन ये तो एक रेत की तरह है, जब आप फिसलना शुरू होती है मुट्ठी से, ताकत पता भी नहीं चलता। तो इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपना जो एग्जिट प्लान है वो मुहज़्ज़ब तरीके से करें, बैठ के टेम्परेचर नीचे लेके आए, और पाकिस्तान को हम एक कंसेंसस से एक हल की तरफ लेके जाएं। तो पीटीआई को अपने सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की जरूरत है। जो अमेरिका लंदन में बैठे व्लॉगर्स, आप समझते हैं कि ये पार्टी को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं? ये बहुत नुकसान तो पहुंचा है, लेकिन कुछ दिनों से वैसे मैं देख रहा हूं कि पीटीआई ने एक इंटेंशनल एफर्ट की है अपने आप को डिस्टेंस करने की, जो एक अच्छी चीज है। और मेरे ख्याल में
अभी कुछ जो लोग हैं उनको जितनी वो बरी भी हो गई हुई है, ये जो आदिल राजा टाइप और अहमद दुरानी टाइप और ये वकास गुराया टाइप, ये जो लोग बाहर बैठे हुए हैं जिनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो सेपरेटिस्ट के साथ है, ये तो पाकिस्तान तोड़ने चाहते हैं और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के अवाम एक दूसरे से लड़ पड़े। ये तो इस ख्वाहिश के ऊपर और एनिमी एजेंसीज के ऊपर जो है लगे हुए हैं ना, तो इनसे डिस्टेंस करना बहुत जरूरी था। लेकिन मुझे अच्छा ये बात मुझे लग रहा है कि पीटीआई का जो सोशल मीडिया है उसने इंटेंशनली कम अज कम, आप देखिए ना इमरान खान साहब का जो अपना सोशल मीडिया है उस पर तो एक वाज़ेह आपको तब्दीली नजर आ रही है कि वहां पे टेम्परेचर नीचे लाने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल। आखिरी सवाल, आपके भाई के खिलाफ भी सियासत करने वाले कौन लोग थे? यही ग्रुप था जिसका आप हमेशा जिक्र करते हैं, जिनके आप नाम लेते हैं, बड़े ज़बरदस्त केसेस लड़ रहे थे, बड़ा अच्छा डिफेंस कर रहे थे, फैसल चौधरी की मैं बात कर रही हूँ, तो यही ग्रुप है जिन्होंने तो क्या फैसल से क्या झगड़ा था? फैसल से क्या झगड़ा था? फैसल से ये झगड़ा था कि वो टीवी पे ज्यादा आ रहा है, वो लाइमलाइट ज्यादा ले रहा है। शेर अफजल मरमत से क्या झगड़ा है? वही झगड़ा है कि ये लाइमलाइट बड़ा ले जाते हैं ये जगह। फिर ये जो एमएनएज हैं या जिनके खिलाफ गए, इनके से क्या झगड़ा है कि ये हमारी बात नहीं मानते, ये इंडिपेंडेंट है। देखिए ये तो इनको समझ ही नहीं है। ये लोग अभी आए हैं, साल साल हुआ है इनको पॉलिटिक्स में आए हुए। इस तरह से नहीं होता पॉलिटिक्स में। आपको अपने दोस्तों को, धड़ों को साथ लेके चलना पड़ता है। इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, उनको आपको वॉच करना होता है। ये तो अभी बिल्कुल अंडर 19 है। और मौलाना फजलुर रहमान ने मुझे खुद कहा कि ये जो टीम है सारी, ये तो अंडर 19 टीम है, इनके साथ कौन जो है वो सीरियस बातचीत कर सकता है। ये भी अच्छा मौका गवा दिया मौलाना साहब को मनाने का या उनके साथ चलने का। एक अच्छी प्लान बन सकता था उनके साथ, बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता था। अगर हमारा ये ग्रैंड अलायंस हो जाता तो हुकूमत से मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो जाते। और मुझे पूरी आई वुड से इन्फॉर्मेशन थी इस बात की कि हुकूमत बड़ी कीन थी कि ग्रैंड अलायंस बन जाता तो वो बातचीत दोबारा शुरू कर देते। अब भी एक ही तरीका है, ये ग्रैंड अलायंस बने और हम हुकूमत के साथ एक फॉर्मल निगोशिएशंस करें। लेकिन इसके लिए फिर खान साहब को, इन लोगों को टीम बदलनी पड़ेगी। और जो लोग हैं संजीदा लोग, देखिए ना, एक तो चलेंगे हम तो पार्टी में बकौल इनके नहीं है, लेकिन जो लोग हैं, फिर आरफ अलवी हैं, असद कैसर हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उन लोगों को आगे करें ना। एजाज चौधरी की मुझे बताइए डिसीजन मेकिंग में क्या हैसियत है? यास्मीन राशिद की, महमूद रशीद की, उमर चीमा की क्या हैसियत है? ये लोग तो कभी उनसे जाके मिले ही नहीं कि आप बताइए आपकी क्या राय है, क्या नहीं है। जेलों में बंद जो लीडरशिप है पीटीआई की, जो असल लीडरशिप है, जिस तरीके से उनको ह्यूमिलिएट किया गया है, जिस तरह से उनको बेइज्जत किया गया है, क्या आपको कोई मिसाल मिलती है और किसी पार्टी? बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। साबिक वफाकी वज़ीर चौधरी साहब मेरे साथ है। बहुत शुक्रिया फवाद, आपने वक्त दिया। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। आज से ठीक 3 साल और 1 दिन पहले जब 10 अप्रैल 2022 में पीटीआई को इक़्तिदार से निकाला गया, तब से इमरान खान और उनकी पार्टी ताकतवर हलकों की ज़ाहिर है गुड बुक्स में तो नहीं है। जो कभी सेम पेज पर फ़ख्र किया करते थे, आज उनके दरमियान बदएतमादी की दीवारें चीन खड़ी है। इस बदएतमादी को ख़त्म करने के लिए कभी एलानिया तो कभी खुफिया मुज़ाकरात के चर्चे हुए, लेकिन ये डेडलॉक नहीं टूट सका। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ऑफ एंड ऑन खुफिया मुलाकातों की खबरों को बड़ी हाइप मिलती रही, बड़ा वो लाइमलाइट में रहे, मगर 1.5 साल से अडयाला जेल में कैद इमरान खान के लिए ज़मीनी हक़ाइक़ नहीं बदल सके। अब पीटीआई के सीनियर रहनुमा आज़म सवाती ये डेडलॉक तोड़ने के लिए मैदान में आए हैं। दावा कर रहे हैं कि इमरान खान की इजाज़त से उन्होंने ताकतवर हलकों से मुफाहमत का अमल शुरू कर दिया है और वो अगले हफ्ते बुध को होने वाली एक अहम मुलाकात से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। अब सवालात उठ रहे हैं कि मुफाहमती मिशन के लिए आज़म सवाती का आगे आना क्या इमरान खान का बाकी पार्टी लीडरशिप पर क्या ये अदम एतमाद है? सवाल ये भी है कि इसमें आज़म सवाती की कामयाबी के इम्कानात कितने हैं, क्योंकि कोशिशें तो पहले भी हुई, कई बार हुई, मगर खातिर खां नताइज बरामद नहीं हुए। सवाल ये भी है कि मकबूलियत होने के बावजूद आज पीटीआई एक कमज़ोर पोजीशन में खड़ी हुई है। क्यों खड़ी हुई है? क्या उन्हें बराह रास्त मुज़ाकरात का नाम दिया जा सकता है? क्योंकि इससे पहले जो न्यूट्रल लोग थे दोनों तरफ काबिल कबूल भी थे, लेकिन कुछ नहीं कर सके, कुछ नहीं हो सका, तो अब वाले मुज़ाकरात से सियासी अदम इस्तेहकाम
क्या वो ख़त्म हो सकता है? दूसरी तरफ अभी पीटीआई का एक खल्फशार दूर नहीं होता कि केपी असम्बली में पेश हो जाने वाला जो माइंस एंड मिनरल बिल है उसको लेकर पार्टी रहनुमाओं में एक वाज़ेह डिवीज़न है। कभी मुलाकातों पर पार्टी आपस में लड़ना शुरू हो जाती है तो कभी बिल पर लड़ती नज़र आती है। तो ये इस पार्टी के अंदर अपने अंदर इतनी लड़ाइयाँ हैं तो बाहर की जो बड़ी लड़ाई है उससे ये पार्टी कैसे यकजान होकर इकट्ठी होकर कैसे लड़ेगी। मैं बात करूँगी सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद भट्टी साहब आपका। इरशाद भट्टी साहब, 3 साल हो गए, तहरीक इंसाफ की मुश्किलात हमने बढ़ती हुई देखी हैं, कम होती नज़र नहीं आई। कोशिशें बहुत हुई, इस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुज़ाकरात की कहानियाँ भी सामने आती रहीं। अब जो आज़म सवाती साहब एक कोशिश करने जा रहे हैं बकौल उनके कि इमरान खान ने उनको टास्क दिया है, कोई रास्ता निकलता नज़र आ रहा है आपको? सवाल बड़ा आपका मज़े का है और ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी जमात है, इमरान खान एक ऐसे शख्स का नाम है कि हम बाकायदा उसकी तस्वीर नहीं चला सकते, उसका गुफ्तगू नहीं चला सकते, उसका टिकर नहीं चला सकते, लेकिन कोई प्रोग्राम उसके बगैर नहीं कर सकते। और लेकिन इस सवाल से पहले एक मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, अगर आपको कोई इस बात का अंदाज़ा है या कोई आप इस बात को कोई सम अप कर सकें या आपकी कोई मंतक, क्योंकि आप मुझसे ज़्यादा अक्लमंद हैं, मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखे हैं, मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंसड हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेलारूस गए। शहबाज शरीफ अगर बेलारूस गए तो मरियम नवाज़ क्यों गई? अगर मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ गए तो नवाज़ शरीफ क्यों गए? अगर नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़ गई तो इसहाक डार क्यों गए? अगर नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, इसहाक डार, मरियम नवाज़ गई तो डॉक्टर अदनान क्यों गए? अगर नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, इसहाक डार और डॉक्टर अदनान गए तो हसन नवाज़ क्यों गए? और अगर ये सारे गए तो मरियम औरंगज़ेब क्यों गई? और अगर ये सब गए तो तारक फ़ातिमी क्यों गए? और अगर ये सारे गए हैं तो क्या करने गए थे? अब तो सुना है उससे आगे भी सफ़र शुरू हो चुका है। जी हाँ, लंदन का सफ़र। इरशाद भट्टी को क्या एतराज़ है? जाने दें। नहीं, मुझे एतराज़ तो मैं मेरा एतराज़ तो बनता है। मेरा एतराज़ ये बनता है कि ये पाकिस्तान है, ये कोई मज़ाकिस्तान तो नहीं है ना। वैसे तो है, यानी आप अंदाज़ा करें कि क्या हम देख चुके हैं पिछले इन 3 सालों में। आपने जो 3 साल कहे, यानी आप ये 23 मार्च के अवार्ड्स देख लें, ये पाकिस्तान की बिल्कुल, अगर तारीख को सम अप करना हो तो सदर ने अपने ससुर को दिया अवार्ड, यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपने बेटे को दिया, आसिफ अली जरदारी जो सदर मुमलिकत है उन्होंने अपने बेस्ट दोस्त को दिया, जो कोर्ट से सज़ा याफ्ता है उसको अवार्ड मिला, और जिस FIA के DG को नाकस कारकर्दगी हटाया जा चुका था उसको अवार्ड मिला, और जो इमरान खान की एक घड़ी फेम का आदमी था उसको अवार्ड मिला। यानी आप अंदाज़ा करें कि अब ये सारा हाउस ऑफ शरीफ बेलारूस पहुंचा हुआ था। अब मुझे समझ नहीं आती कि वो क्या था, क्या ऐसा है कि वहां गए और फिर वहां से अब आगे लंदन, और लंदन से कोई इस मुल्क का वाली वारिस नहीं, कोई इस मुल्क से का पूछने वाला नहीं, कोई इस मुल्क का बताने वाला नहीं। रेड मार दी है। 3 साल आपने जो कहा, मैं तरीके से अवार्ड्स पे एतराज है, आपको उनके दौरे से एतराज है, किस चीज पर आपको एतराज है? मुझे सिर्फ ये एतराज़ है कि ये जो ज्यूरी है ना, जो इधर अवार्ड करती है, देती है, इसको उधर ऑस्कर में भी डालें और नोबेल प्राइज़ में भी डालें, ताकि उनकी रेड मरे। वो भी यकीन करें, हमारी गली गली मोहल्ले मोहल्ले में हमारे 15-20 साफियों को ऑस्कर मिल जाना और नोबेल प्राइज़ मिल जाना अगर हमारी ज्यूरी वहाँ हो तो। इरशाद भट्टी शामिल होगा उसमें? अब इस अच्छा, मैं यकीन करें, एक तो मैं इस काबिल नहीं हूँ, दूसरा अब मुझे सारी ज़िंदगी मैंने तहैया किया है कि मैं पाकिस्तान से कोई अवार्ड नहीं लूँगा, अगर क्योंकि ये एक तरह से अपनी बेइज्जती करवाने के काबिल है ये अवार्ड लेना। तो दुआ करें कि मुझसे बड़े बड़े लोग बैठे हैं, मेरी बारी भी नहीं आनी चाहिए मेरे मेरिट पे, लेकिन चूंकि यहाँ मेरिट है कोई नहीं, अगर मुझे कभी कहा भी गया
तो मैं बिल्कुल इससे ऐलान बरात करता हूँ। मैं यानी मेरे लिए वो शर्म का मकाम होगा वो दिन या वो लम्हा जब अगर मैंने कोई इस तरह का अवार्ड लेने की मैंने तो वो भी लम्हा देखा था। अच्छा, शायद उस प्रोग्राम में आप वो जब उज़मा बुखारी साहिबा कह रही थी कि जो मरियम नवाज साहिबा हैं वो बेनज़ीर भुट्टो से ज़्यादा फेमस हैं, पॉपुलर हैं, तब वो जो आपका फेस एक्सप्रेशंस थे ना, वो लम्हा भी मैंने देखा था। वो कितना अजीब लम्हा था आपके लिए? हाँ नहीं, बहुत देखें, मैं कोई बहुत ज़्यादा, अल्लाह जन्नत नसीब करे बेनज़ीर भुट्टो साहबा को, मैं कोई बहुत ज़्यादा उनका फ़ैन नहीं हूँ। बहुत अच्छी खातून थी और बहुत अच्छी सियासतदान थी, लेकिन बहुत सारी उनकी ऐसी चीज़ें हैं कि जो अब वो चली गई हैं, तो मैं कोई उनका फ़ैन नहीं हूँ। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो से कंपैरिजन मरियम नवाज साहिबा का करना, यानी आप अंदाज़ा करें, आप इससे ज़्यादा, उन्होंने तो उस दिन शहबाज शरीफ साहब को भी फारिग कर दिया था, कहा था कि मरियम नवाज उनसे बेहतर काम कर रही हैं। तो मैं हैरान होता हूँ सम टाइम कि पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। यानी वो जो सिकंदर मिर्ज़ा साहब को, मेजर सिकंदर मिर्ज़ा साहब को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था ना कि आप कायदे आज़म से बड़े सियासतदान हैं, तो उधर से लेकर अज़मा बुखारी तक ये एक तारीख़ है 77 साल के, जिसमें हमने पता नहीं क्या क्या कर दिया है, क्या क्या। खैर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इख्तलाफात पे आने से पहले इन 3 सालों में क्या खोया क्या पाया, ये बहुत बड़ा सवाल है। यकीन करें, इस मुल्क में वैसे तो अब लक्कड़ हज़म पत्थर हज़म है, कोई किसी को परवाह नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है, हमने क्या खोया। हमने इस मुल्क का आइन खो दिया, कई मरतबा टूटा। हमने इस मुल्क में जो अदलिया थी, आज़ाद अदलिया, वो खो दी। हमने इस मुल्क में इलेक्शन का भरम जो था, रहा सा भरम, वो खो दिया। हमने इस मुल्क में पार्लियामेंट का तकद्दुस खो दिया, वोट की इज्जत खो दी। हमने इस मुल्क में कानून को मजाक बना दिया। हमने इस मुल्क में इदारों, यानी ये जो बड़े बड़े ओहदे हैं, उनका मजाक बना दिया। ये जो सदर साहब हैं, वज़ीर आज़म साहब हैं, चेयरमैन सेनेट साहब हैं, हमने अवार्ड्स का मजाक बना दिया। हमने अदलिया के जज, यानी आप अंदाज़ा करें कि इतनी मैंने ज़िंदगी अपने में अदलिया की बेतौकीरी नहीं देखी जितनी। भट्टी साहब, आपकी बातों से लग रहा है कि इन सब मसाइल की जो वजह है वो इमरान खान का ना होना है, और आपकी बातों से तासुर मिल रहा है कि इमरान खान बाहर आ जाएगा तो ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे। बिल्कुल जो मुल्क है वो आइन और कानून की जो है ना, वो ना कहना नाक की सीध में चलेगा, दूध और शहद की नहरें बहने लगेंगी। आपकी बातों से तासुर मिलता है और हमेशा मिलता है कि इस मुल्क में मसाइल की वजह ही नून लीग या पीपल्स पार्टी है, और अगर कुछ गलत हो रहा है तो इसलिए हो रहा है क्योंकि इमरान खान अंदर है। देखिए, यकीन करें, इमरान खान में इस तरह के मेरे साथ कई मरतबा सवालात हुए हैं और कई मरतबा मैंने जवाब दिया है कि एक तो तासुर जो इस तरह का अगर मिलता है तो उस पर मैं सबसे पहले माज़रत करता हूँ, क्योंकि मुझे छुपाना नहीं आता, मुनाफकत करनी नहीं आती, इसलिए जो अंदर होता है मैं कह देता हूँ। दूसरी बात यह है कि मेरे लिए आसिफ अली जरदारी, इमरान खान, नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग मैटर नहीं करते। मेरे लिए ये मैटर करता है पाकिस्तान। आप मेरे लिए जब कोई एक पूरा, अब मेरे बताएं, मेरे पल्ले से गए हैं भला, या मेरा एक धेला लगा है बेलारूस जाने में हाउस ऑफ शरीफ के, तो मैं क्यों चीख रहा हूँ? क्या वहां जाके उन्होंने मेरी जमीन पे कब्जा कर लिया है? क्या आसिफ अली जरदारी साहब ने या बाकी हुकूमत ने जब अवार्ड्स दिए थे इन लोगों को, तो क्या वो अवार्ड्स का जो वो मुझे मिलने थे कि इनको दे दिए? मैं क्यों चीख रहा हूँ? क्या हाउस ऑफ शरीफ या जरदारी साहब के वो जो पुराने केसेस में याद करवाता हूँ, क्या उसमें उन्होंने मेरी शुगर मिलों पर कब्जा किए थे, मेरी ज़मीनों पर कब्जा किए थे? क्या इमरान खान जब बाहर निकलेगा तो वो मुझे सीएम लगाएगा बुज़दार की जगह पंजाब का? या मैं कहता हूँ कि इमरान खान पर झूठे मुकदमे ना बनाओ, सीएम लग तो क्या इमरान खान पर जब सच्चे मुकदमे कर सकते हैं, फिर तो इरशाद भट्टी भी लग सकता है। नो बिग डील, कोई बिग डील नहीं है फिर अगर उस्मान बुज़दार लग सकता है तो। नहीं, नॉट एट ऑल। मैं अगर लगना होता तो मैं 3-4 मरतबा मुख्तलिफ औकात में मुझे ऑफ़र हुई थी, लेकिन मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं कोई वज़ीर लगूँ, वज़ीर आला लगूँ, गवर्नर लगूँ। बल्कि एक मरतबा मैंने एक मजाक में उसे कहा था, जब उन्होंने बहुत ज़ोर दिया तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे गवर्नर पंजाब लगा दें। तो उन्होंने कहा वो क्यों? मैंने कहा उसका घर बड़ा है, माल रोड पे है, बड़ा खूबसूरत है, वॉक है, स्विमिंग पूल है, तो कम शम है कोई नहीं।
तो इशू ये है कि मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ, मैं तो यही कर सकता हूँ जो इस वक्त आपके सामने बैठ के कर रहा हूँ। लेकिन इमरान खान को क्या बाहर आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। हाँ, इमरान खान को क्या अपने केस फेस करने चाहिए? बिल्कुल करने चाहिए, जो सच्चे केस हैं। क्या झूठे केस उसको फेस करने चाहिए? नहीं करने चाहिए। क्या इमरान खान के बगैर ये मुल्क आप इस तरह आगे ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते। क्या इमरान खान ने कोई बुरा या ब्लंडर्स नहीं किए? बहुत सारे किए। बिल्कुल। इमरान खान को फौज से नहीं लड़ना चाहिए था, इमरान खान को कौमी असम्बली से नहीं निकलना चाहिए था, इमरान खान को सूबाई हुकूमतें नहीं तोड़नी चाहिए थी, इमरान खान को मीर जाफर मीर सादक की तरफ नहीं जाना चाहिए था, तो इमरान खान को बुजदार महमूद खान नहीं लगाने चाहिए थे, इमरान खान को फरा गुज्जर, एहसन जमील गुज्जर और इन चीजों को काबू करना चाहिए था। तो ये जो आप बाहर लगाए हुए हैं, जो आपस में लड़ के, अब मैं क्या कहूँ, इतना लड़ रहे हैं कि बाहर किसी को लड़ाई डलवाने की क्या जरूरत है, तो ये इमरान खान के लगाए हुए हैं ना। सलमान अकरम राजा हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, अली अमीन गंडापुर हैं, भांत भांत की बोलियां पार्टी में बोली जा रही हैं। एक मिनरल माइन बिल्स की मुखालफत करता है, दूसरा उसके हक में बोलता है। एक कहता है तेरी मुलाकात होगी, मेरी मुलाकात नहीं होगी, मेरी लिस्ट में मैं चाहूँगा उसका नाम जाएगा। इमरान खान के लगाए हुए बंदे हैं ना। जी बिल्कुल। शायद आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो हम एक आप शायद थी कि नहीं थी, मुझे अब याद नहीं आ रहा, काफ़ी लोग थे। तो जब एंड पे मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा सर आप पे एक डाउट हम एक हमेशा से एक रहा है। कहते हैं क्या? मैंने कहा आप मर्दम शनास नहीं है, यानी आप 10-15 बंदे आपने टोटल लगाने हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर, और वो 10-15 ओहदों पे रोले पड़े हुए हैं। तो डेफिनेटली है, इसमें कोई शक नहीं कि जो राइट पीपल फॉर राइट प्लेस नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, इसमें कोई शक नहीं कि 3 साल से मुसलसल वो जबर और जुल्म में हैं, तो इस वो भी एक प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें कोई शक नहीं, रॉन्ग नंबर भी हैं, ब्रूटस भी हैं, जो विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले भी हैं। इसमें कोई शक नहीं कि एक ख़ास प्लानिंग के तहत इनके दरमियान इख्तलाफात पैदा किए जाने की कोशिश की जा रही है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मरतबा फिर से तोड़ने की कोशिश की जाएगी। ये अल्हम्दुलिल्लाह इसके पीछे आपको हैरानगी होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कुछ बड़े हैं, बाकी सारे तो छोड़ देना, यानी बाकी हुकूमत की भी ख्वाहिश होगी, पीपल्स पार्टी की भी, नून लीग की भी, आप कह लें कि यानी सारा ये निज़ाम चाहता होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त अपने चक्रों में पड़ी रहे, ना कोई ग्रैंड अलायंस बन सके अपोजिशन का, ना कोई इत्तेजाजी तहरीक चल सके। तो लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी काफ़ी लोग हैं, और बदकिस्मती है, इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान है, ऊपर इमरान खान है, नीचे अवाम है, दरमियान में पीटीआई इतनी मैटर नहीं करती। लेकिन इस वक्त पीटीआई को इकट्ठा होना चाहिए। इस वक्त छोटी छोटी चीज़ें जो बाहर कर रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए, मिलकर करना चाहिए। और इसके लिए अगर कोई किरदार अदा कर सकता है तो 2 ख़वातीन हैं, वो हैं अलीमा खान और बुशरा बीबी, और अनफॉर्चुनेटली उनकी वजह से ज़्यादातर मामलात बिगड़े हुए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद भट्टी साहब, सीनियर सहाफ़ी तंजीम मेरे साथ है। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, आपने वक्त दिया। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, वैसे तो पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क हम कहलाते हैं, लेकिन यहाँ ज़राअत महफूज है, ना ही उसे पैदा करने वाला किसान। इस बार भी गंदम की कोई सरकारी कीमत निकाली गई है? अभी तक ना ही सरकार गंदम खरीदने का कोई प्लान, कोई स्ट्रैटेजी दे रही है। यानी किसान की गंदम की खड़ी फसल मिडल मैन और ओपन मार्केट में आड़तियों के रहमो करम पर छोड़ दी गई है, और किसान 14 अप्रैल को अपना ये मसला लेकर सड़कों पर आने का ऐलान कर चुके हैं। यानी नाजरीन, सादा किसानों के साथ रेट को लेकर अब ब्लैकमेलिंग भी होगी, और उन्हें गंदम की कीमतें ठीक ठाक गिरने का इम्कान भी रहेगा। पिछले साल भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लेकिन गंदम की कीमतें जितनी भी गिर जाएं, रोटी की कीमत कोई नहीं गिराता। जितनी मर्जी गंदम सस्ती हो जाए, रोटी हमेशा महंगी ही होती है। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद खोखर ने पंजाब हुकूमत को वार्न किया है कि अगर अगले 2 रोज़ में गंदम की जो सपोर्ट प्राइस है 4,000 रुपये फी मन मुकर्रर ना की गई तो मुल्क गिर एहतजाज करेंगे।
किसान इत्तेहाद ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को ये भी याद दिलाया कि किसानों ने आपके कहने पर गंदम काश की थी। नाजरीन, सपोर्ट प्राइस से मुराद ये वो सरकारी कीमत होती है जो हुकूमत मुकर्रर करती है कि सरकारी कीमत से कम गंदम ना बेची जाए, और अगर ख़रीदार ना मिले तो हुकूमत डिपू को बेच दें। आपको याद होगा कि गुज़श्ता साल 2024 में भी पंजाब हुकूमत ने गंदम की जो इमदादी कीमत थी वो 3900 रुपये फ़ी मन मुकर्रर की थी, लेकिन इसके बावजूद किसानों से सरकारी रेट पर गंदम नहीं खरीदी गई और उन्हें अपनी गंदम सस्ते दामों मिडिल मैन के ज़रिए फ़रोख्त करना पड़ी थी। मिडिल मैन ऐसे कारोबारी लोग होते हैं नाजरीन जो किसानों से औने पौने दामों गंदम ख़रीदते हैं और फिर महंगे दामों आगे बेचते हैं, या फिर उस गंदम को ज़ख़ीरा करते हैं, मसनूई बहरान पैदा किए जाते हैं और फिर उसी ज़ख़ीरा की हुई गंदम को महंगे दामों फ़रोख्त किया जाता है। पिछले साल ऐसा होने के बाद किसानों ने ये ऐलान किया था कि अगले साल यानी 2025 के लिए हम गंदम काश्त नहीं करेंगे। उस पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने किसानों से क्या वादे किए। 2 रोज़ पहले वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत गंदम की कीमतों को लेकर एक मीटिंग हुई थी, जिसमें सूबे भर में गंदम की आज़ादाना नकलो हमल की इजाज़त दी गई और ये फ़ैसला किया गया कि प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए गंदम की ख़रीदारी की जाएगी। इसके अलावा फ्री मार्केट और डी रेगुलेशन की पॉलिसी को जारी रखने का भी फ़ैसला किया गया, यानी अब किसान को जहाँ से ज़्यादा कीमत मिले वहाँ वो अपनी गंदम बेच सकता है। मगर किसानों का तो ये मानना है कि गंदम की मजमूई पैदावारी लागत 3400 रुपये फ़ी मन है, जबकि मार्केट में जो रेट मिलता है वो सिर्फ 2000 से 2200 रुपये तक है। पंजाब हुकूमत का ये मानना है कि प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए गंदम की ख़रीदारी से मार्केट में मज़ीद इस्तेहकाम आएगा और काश्तकारों के लिए बेहतर मुनाफा आएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की मुआविन ख़ुसूसी सलमा बट ने किसानों के एहतजाज की धमकी पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि किसानों ने हुकूमत के किसी रहनुमा से रब्ता नहीं किया। साथ ये भी वाज़ेह किया कि इस साल पंजाब हुकूमत गंदम की सपोर्ट प्राइस नहीं देगी। नाज़रीन, पाकिस्तान में पिछले 2 साल से गंदम सरकारी रेट पर ना खरीदने पर किसान परेशान है, जिसकी बड़ी वजह गंदम की इम्पोर्ट है। गुज़श्ता साल एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया था कि अगस्त 2023 से मार्च 2024 तक 330 अरब रुपए की गंदम जो है वो दरामद की गई, जबकि 13 लाख मेट्रिक टन गंदम में कीड़े पाए गए। निगरान हुकूमत के दौर में तो हद ही हो गई, अपने किसान की खड़ी फसल को इग्नोर किया गया। बाहर से 250 अरब रुपए की 28 लाख मेट्रिक टन गंदम इम्पोर्ट की गई और यहाँ पर बहरान पैदा किया गया था, जिसकी इंक्वायरी हुई, लेकिन फिर वही हुआ जो इस मुल्क में होता आ रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान दुनिया में गंदम पैदा करने वाला 8वां बड़ा मुल्क है, जहाँ गंदम की कुल खपत यानी ज़रूरत 3.2 करोड़ टन, यानी जबकि पैदावार जो है वो 2.5 करोड़ से 2.25 करोड़ टन के दरमियान रहती है। बाकी कमी जो है वो गंदम की इंपोर्ट यानी दरामद की जाती है, तो इस कमी को पूरा किया जाता है। पाकिस्तान में गंदम की मजमूई पैदावार में पंजाब और सिंध का हिस्सा 90% है, लेकिन क्या वजह है कि इसके बावजूद गंदम काश्त करने वाले किसानों को उनका पूरा मुआवजा नहीं मिलता। इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद खोखर साहब, उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपने वक्त दिया। खालिद साहब, अभी आपने मुआविन ख़ुसूसी मरियम नवाज़ साहबा की सलमा बट साहिबा की बात आपने सुन ली। वो कहती हैं कि किस बुनियाद पर कॉल दे रहे हैं आप लोग कि आप लोग एहतजाज करेंगे, किस फोरम पर आपने रब्ता किया, और उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि हम कोई सपोर्ट प्राइस नहीं दे रहे। शुक्रिया जी। एक तो मोहतरमा सलमा बट साहबा को एग्रीकल्चर का मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं पता। दूसरा, वो मालूमात लेके नहीं आई थी। मैं परसों ही जाके मिनिस्टर एग्रीकल्चर और सेक्रेटरी एग्रीकल्चर से हमने बड़ी भरपूर मीटिंग की थी। उससे पहले हमने गंदम की बहुत पुरजोर तरीके से बात की, जिसमें हाउस फार्मर भी थे। पंजाब एग्रीकल्चर कमीशन जो पंजाब का सबसे बड़ा कमीशन है, उसकी 2 मीटिंग हुई है। दोनों में मेन टॉपिक गंदम था और गंदम का रेट था। ये मेरे ख्याल में मोहतरमा को इस बात का नहीं पता। मोहतरमा तो फरमा रही थी अपने प्रोग्राम में, कैपिटल टॉक में, कि जी 1000-1500 चंद हजार फार्मर है, जबकि खुद अपने मुंह से कह रही थी कि 6 लाख लोगों को हमने किसान कार्ड दिया है। लाखों का हालांकि करोड़ों का आश्कार है पाकिस्तान में, लेकिन वो चंद हजार बता रही थी। फिर वो कह रही थी कि जी गंदम तूड़ी के अलावा और भी गंदम की चीजें हैं जो काश्तकार बेचते हैं, उनको बिल्कुल किसी लिहाज से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये मेरे ख्याल में काश्तकारों की तज़हीक है, इस तरीके से कि काश्तकारों को कहना कि पंजाब में 1000-1500 काश्तकार हैं। यही वजह है कि गरीब काश्तकार से पिछले साल भी सस्ती गंदम लेके
एक डीएचए के रहने वाले को, एक बैरियर टाउन के रहने वाले को, मॉडल टाउन, गुलबर्ग और 5 स्टार होटल में रहने खाने वाले को सस्ती गंदम काश्तकार की कीमत पे लेके दी। हुकूमत को उसमें कोई किरदार नहीं। हमारी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पिछले एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट निकाली थी वो 3400 रुपए थी, हमने बेची 2200, 2300, 2500 रुपए में हमने बेची। अच्छा, आप एक इम्पोर्टेंट बात पे आ जाते हैं। अब जो उन्होंने खुद ऐलान किया है कि हम इसको डीरेगुलाइज करने जा रहे हैं जी, करें। मैं खुद कहता हूं, अब अगर सपोर्ट प्राइस नहीं देनी तो डीरेगुलाइज करें, लेकिन हमारे साथ ज्यादती मत करें। पिछले साल डीरेगुलाइज करके 8 अगस्त को एक नोटिफिकेशन पंजाब हुकूमत ने किया कि मुख्तलिफ अजला के गंदम के रेट फिक्स कर दिए 2600, 2600, 2650 रुपया मुख्तलिफ अजला के 25। एक तरफ हुकूमत ने खुद कास्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाली 3410 रुपए, दूसरी तरफ ये रेट तय करके काश का एक तरफ से डीरेगुलाइज किया गया। अब हम हुकूमत से क्या मुतालबा करें? आए मोहतरमा ऐलान करें, मैं अपनी कॉल फौरी वापस ले लूंगा। ऐलान करें कि हम कोई रोटी का रेट तय नहीं करेंगे, कोई आटे का रेट तय नहीं करेंगे, कोई जिला बंदी नहीं होगी, कोई सूबा बंदी नहीं होगी। अभी तक वो रोटी और आटे के रेट पे बिल्कुल नहीं आ रहे। देखिए मैं आपको बिल्कुल नहीं आ रहे। देखिए जी, पहली चीज तो ये है, देखिए ना, हम पाकिस्तानी हैं, हम मुहब्बे वतन भी हैं जी। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान में हम एहतजाज पे बैठे और रोड बंद करें, कुछ करें। इंतहाई गलत काम है, इन चीजों को समझता हूँ। सही, हमें हुकूमत आके अनाउंस करे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर है वो पूरी कौम को बताए कि काश्तकार की ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, फी मन उसकी ये लागत आ रही है और इतने 25% या 30% इसका प्रॉफिट मिला के। जब मरियम नवाज साहिबा ने यकीन दहानी करवाई थी कि मैं आप लोगों के साथ हूं, आप खुलकर गंदम की काश्त करें, तब आप लोगों की जो रिजर्वेशंस थी, जो आप लोगों के मसाइल थे, वो डिस्कस नहीं हुए थे। देखिए मैं आपको हमने इत्मीनान किया है। हाँ। क्योंकि इस वक्त वो चीफ एग्जीक्यूटिव पंजाब है। पंजाब दुनिया के 96 मुल्कों से बड़ा सूबा है जी। हमने एक जिम्मेदार खातून होते हैं कि हमारी सबसे पंजाब की सबसे जिम्मेदार इस वक्त वही है, चीफ एग्जीक्यूटिव पंजाब है। हमने उनकी बात पे एतमाद किया। एक बच्चे ने झूठ बोला अपने बाप से, तो बाप ने कहा बेटा इस बात का अफसोस नहीं, तूने झूठ बोला है, अफसोस इस बात का मेरा तुमसे एतमाद उठ गया है। देखें जी, गरीब आपके पंजाब में 98% तो बहुत छोटा काश्तकार है, उसकी तो कोई सकत ही नहीं है। अब उससे सस्ती गंदम लेके उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी उसको ना मिले, आप अमीर लोगों को भी खिलाएं या हुकूमत अपना नाम बनाए कि हमने रोटी सस्ती, आपका क्या किरदार है जी? मुझे आप एक चीज बताएं। लेकिन एक जो अगर फ्री छोड़ देते हैं तो फिर तो ज्यादा फायदा नहीं होगा, जिसको जहां से जितना रेट मिलता है ले ले। देखिए मैं आपको फ्री छोड़े, फिर उसको सही तरीके से अगर आकर रोटी का रेट तय कर दे या आटे का रेट तय कर दे, फिर वो फ्री मार्केटिंग नहीं है। ये IMF की जो शरायत है उसकी भी खिलाफ वर्जी है। हम यही कह रहे हैं कि या सपोर्ट प्राइस से अगर डीरेगुलाइज करना है तो ठीक तरीके से डीरेगुलाइज। सपोर्ट प्राइस तो पिछले साल भी दी थी ना, तो उसके बाद क्या हुआ? 2300, 2400, देखा ना, पिछले साल भी तो नुकसान ही हुआ था। मतलब आप एक मिनट मुझे दे दें जी। उन्हें एक चीज का अंदाजा नहीं अभी क्या है, पाकिस्तान का नुकसान कितना हो गया इस वक्त इस गंदम की। गंदम आपका एक इंजन है तमाम फसलों का। मैं उसका सबूत दे सकता हूं कि 2 साल पहले अगर हमें 3900 रेट मिला, हमने उस साल आपको ग्रोथ दी एग्रीकल्चर की 6.5। अगर पिछले साल हमें रेट नहीं मिला, आपको ग्रोथ मिल रही है 1.1। ये फर्क है। आपको सैकड़ों अरब रुपए का इस मईशत को नुकसान हो गया इस वक्त। आपको सिर्फ ग्रोथ एग्रीकल्चर ने दी, बाकी तो किसी सेक्टर में ग्रोथ नहीं थी। एक और चीज मैं आपको फिगर दे देता हूं आपको। आपकी इन 4 माह में दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस साल से और पिछले साल कंपैरिजन में आपको बता रहा हूं, 91% आपकी एक्सपोर्ट में कमी आई है प्याज में, 87% बेस की मक्की की आपकी एक्सपोर्ट में कमी आई है, 50% आपकी किन्नू की एक्सपोर्ट में कमी आई है, 50% आपकी प्याज की एक्सपोर्ट में कमी आई है, 42% आपकी चावल की एक्सपोर्ट में कमी आई है, 348% आपकी इंपोर्ट बढ़ गई है कॉटन की। तो आप तो देखो ना, आप बिलियन ऑफ डॉलर का नुकसान कर रहे हैं। लेकिन तो इस बार तो रोटी सस्ती है। इस बार जो फिगर्स दे रहे हैं कि 10 से 15 अरब रुपए की गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी, ये दुरुस्त है? पैदावार कम हुई है इस बार? जी मैं इनको कम से कम, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद कहा था कि 11% कम होगी, और वो जो इंपोर्ट होगी वो 1 बिलियन मिनिमम 1 से सवा बिलियन डॉलर की होगी जी। यानी कि कम से कम 300 अरब रुपए की इंपोर्ट करनी पड़ेगी। और मैं आज यहाँ बताना चाहता हूँ कि हमें सबक सीखना चाहिए कि 2 साल पहले आटे की कमी की वजह से 24 खवातीन आटे की लाइनों में शहीद हुई। बिल्कुल। अगर यही हाल रहा
तो अगले साल अगर हमने काश ना की, देखे ना हम किस तरफ जा रहे हैं इस वक्त। काश्तकार भी सोच रहा है कि ताजिर हड़ताल करता है, आप लोगों के आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, आपके 14 अप्रैल के एहतजाज के बाद सलमा भट्ट साहिबा ने कैटेगोरिकली आप लोगों को जवाब दे दिया है कि वो नहीं करेंगे, प्राइस नहीं देंगे। उसके बाद मेरा जवाब भी सुन लें जी प्लीज। मेरा जवाब भी सुन लें। हमने कहा था कि हम आके प्रेस क्लब के बाहर नाक से लकीरें खींचेंगे कि आइंदा हम गंदम काश नहीं करेंगे। अच्छा, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं, काश्तकार आके नाक से लकीरें नहीं खींचेंगे। मैं इनको सबक मिलेगा जब अगले साल काश्तकार काश नहीं करेगा, क्योंकि हमने सबक सीखा है कि एक क्लर्क हड़ताल करता है वो कलम छोड़ हड़ताल करता है, ताजिर करता है शटर डाउन करता है, सनतकार अपनी इंडस्ट्री बंद करता है। हम भी अपनी तो आप सड़कों पे नहीं आएंगे, आप अगले साल बदला लेंगे, आप सड़कों पे नहीं आएंगे? नहीं, सड़कों पे भी आ रहे हैं, हम सड़कों पे भी आ रहे हैं, लेकिन जिस बिजनेस में फायदा ना हो, हमारे बच्चों की रोजी ना आए, हमारे बच्चे स्कूल ना जा सके, हमारे बच्चों के पास सही कपड़े ना हो, हम अपने बच्चों का इलाज ना करा सके, हम खाद ना खरीद कर सके। देखे ना पिछले साल अभी हमने जानवर बेचे, जेवर बेचे, जहेज बेचे, जो मर्जी किया। इस मुल्क की फूड सिक्योरिटी के जामिन बने। काश्तकार तो रहबे खुदा है, अल्लाह का दिया और रिज़्क़ जमीन का सीला चीर के अल्लाह की मखलूक तक पहुंच जाता है। आज वो नैबे खुदा की कसम बहुत परेशान है इस वक्त। सही, बहुत शुक्रिया सदर किसान के सदर खालिद महमूद साहब हमारे साथ थे प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद खोखर साहब आपका, आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।